हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिविंग। तो मैं आपका फिजिक्स मेंटर लेके आ चुका हूँ बिल्कुल एक नया चैप्टर जो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और हर एक कंसेप्ट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का अलग अलग कंपोनेंट क्या होता है, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये होता क्या है? तो बेसिकली करंट, कोई भी चीज को अगर हम लोग देखेंगे, किसी भी चीज का, या तो करंट हम लोग देख लेंगे वाटर करंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। तो ये सब करंट होता क्या है? करंट होता है बेसिकली हम लोग फ्लो को बोलते हैं। करंट हम लोग फ्लो को बोलते हैं। किसी भी चीज के फ्लो को हम लोग उस चीज का करंट बोलते हैं। वाटर करंट हो गया, एयर करंट हो गया, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। तब इलेक्ट्रिक करंट में किस चीज का फ्लो हम लोग पढ़ते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। किसका? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? जब भी हम एक पर्टिकुलर वायर को देखते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हम लोग अगर ये मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, छोटा सा हम लोग एक कंडक्टर लिए, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा मतलब इसमें कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा। अब चार्ज फ्लो करता है किस फॉर्म में? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन्स के तरफ फ्लो करता है, क्योंकि किसी भी एक कंडक्टर में दो चार्जेस रहेंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम लोग को प्रोटॉन दे रहा होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वही होता है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन स्टेबल होता है। तो जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है, वो फ्लो करता है, जिसके फ्लो के कारण से इस सर्किट में करंट का बहाव होता है, या फिर हम लोग का मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज जानते हैं, कन्वेंशनल ये माना गया है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का करंट का फ्लो रहता है। मतलब कि अगर हम लोग का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग करेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग का करंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल चीज है। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग देखेंगे तो अगर करंट इस इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हम लोग का किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम लोग बोलते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो हम लोग वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी कंडक्टर में दो तरह का चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के कारण आता है, और एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा होता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जगह पे रुका हुआ, ये स्टेबल रहता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मूव करते हम लोग को दिख रहे होते हैं। और ये जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्लो ऑफ चार्ज के। मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम लोग का राइट डायरेक्शन में है, फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम लोग का राइट डायरेक्शन में, तो करंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन जो होगा वो क्या होता है। तो अगर हम लोग करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब एक चीज हम लोग को यहां समझना होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट हो जाता है एम्पियर। एसआई यूनिट एम्पियर होता है।
इसको अब हम लोग बेसिकली इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, इस सेंटेंस को अगर हम लोग अंदर जा करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग को पता चलेगा कि रेट जहां पर भी हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, रेट मतलब ही होता है डिवाइड बाय टाइम। किसी चीज में भी अगर किसी भी स्टेटमेंट में रेट ऑफ लिखा हुआ रहा तो उसका मतलब हो जाता है डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग करंट का यहाँ बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज को हम लोग क्यू से नोट करते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट मतलब हो गया पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब हो गया पर यूनिट टाइम। बोलते हैं ना कि किस रेट में वर्क हो रहा है, तो रेट तो उसको हम लोग पावर से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग पावर का डेफिनेशन जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसमें क्या करते हैं कि पावर जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना, वर्क को हम लोग किस रफ्तार में कर रहे हैं, तो उसी तरह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग चार्ज किस रफ्तार में फ्लो कर रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी चीज को हम लोग करंट बोल रहे रहते हैं। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट बोल रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है। 1 कूलम, कूलम को हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम लोग चार्ज देखेंगे तो हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो एक कूलम चार्ज के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज अगर हम लोग को चाहिए होता है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारे पास होना चाहिए। ये हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन का दरकार होगा, ये ज़रूरत होगा, जिसको हम लोग एक कूलम चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग इसको सॉल्व करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत ही सारी चीज़ें पता चल गई है कि करंट होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो अब दो तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये दो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, वर्क डन, मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो बेसिकली पहले हम लोग जब देखेंगे तो पोटेंशियल डिफाइन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो पॉइंट में, ठीक है, किसी दो पॉइंट में एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए हम लोग को कितना काम या वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from infinity to a point, a test positive charge, a test positive
चार्ज। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पहले तो क्या क्या हम लोग को इस चीज में, स्टेटमेंट में समझने की बात है। ठीक है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाना है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो पहले टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। किसी भी एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जिसका चार्ज +1 कूलम हो। ठीक है, किसी एक चार्ज जिसका चार्ज 1 कूलम हो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक इन्फिनिटी से, मान लो कि यहाँ इन्फिनिटी है, अब यहाँ से उठा करके इस चार्ज को हम लोग यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 कूलम का। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये और ये दूरी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये दूरी को हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो अब इस पॉइंट से इस चार्ज को उठा करके हम लोग को यहाँ पे लेके आना है। तो अब इस तरह तो होगा नहीं, यहाँ पे मान लो कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर हम लोग रख देते हैं, एक मतलब कुछ भी रख देंगे, अगर कुछ हुआ यहाँ पे इसके आसपास में कोई चार्ज रहा तो उसके प्रभाव से यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा। चलो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर इस चीज़ को, इस चार्ज को हम लोग उठाते हैं और यहाँ पे लेकर के आते हैं तो हम लोग को कुछ काम करना पड़ रहा है। यहाँ से इसको यहाँ लाने में हम लोग एक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और वो वर्क एक यूनिट चार्ज पे हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि पोटेंशियल जो एक पॉइंट पे हो रहा है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है। हम लोग एक चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट पर ला रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और फिर उन दोनों के बीच में मैं एक छोटा सा रिलेशन आपको बताऊंगा कि वो दोनों किस तरह से एक ही चीज़ है जो कि हम लोग को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to other। ठीक है, अब किसी दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हमको कोई एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया और बोला जा रहा है कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उसे ले जाना है। ठीक है, तो अगर हमको इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लेकर जाना, हम लोग कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क होगा। अब उस वर्क को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ले जा करके छोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा होगा। ठीक है, अब ये जो वर्क डन हो रहा है इसी को हम लोग एक यूनिट चार्ज के लिए जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग का चार्ज बढ़ रहा है, मान लो कि यहाँ पे हमको 10 कूलम चार्ज दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमको 10 कूलम चार्ज दे दिया गया तो हम लोग को वर्क डन मतलब पोटेंशियल निकालना है। हम लोग को क्या मालूम है कि हम लोग 1 कूलम चार्ज में जो वर्क डन लगता है, 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे होते हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, मूविंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए जो वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। अब मान लो यहाँ पे हम लोग को 10 कूलम चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, 10 कूलम चार्ज यहाँ पर दे दिया जाएगा तो उसके लिए जो वर्क डन होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग को 10 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए W वर्क करना पड़ रहा है
तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए W/10 करना पड़ेगा। अब 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ रहा है अगर हम लोग को, तो यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा यू, पोटेंशियल साइड डेल्टा यू से ही रिप्रेजेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हो जाएगा वर्क डन ना, पोटेंशियल डेल्टा यू से नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जब इन्फिनिटी से बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहे थे, ये हम लोग क्या निकल गया, पोटेंशियल ए, यानी पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल बी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी करेंगे, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे थे, मतलब एक पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए क्या कर रहे थे कि एक इन्फिनिटी पे पॉइंट ले लेते थे और एक पॉइंट किसी जिस पॉइंट का हम लोग को पोटेंशियल निकालना रहता है वो ले रहे थे। और क्या बोल रहे थे कि पोटेंशियल अगर हम लोग एक यूनिट चार्ज यानी प्लस सी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके पॉइंट ए पे लेके आते हैं तो उसके लिए एक वर्क करना पड़ रहा है, और उसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि एक पॉइंट से इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ए पे लेकर के जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। पोटेंशियल तो हम लोग यही ना बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस में कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग चार्ज को ट्रैवल करा रहे हैं तो हम लोग दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को मिल जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज तो हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, लेकिन पोटेंशियल के लिए हम वो बात क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी से हम चार्ज उठा रहे हैं, ए पे ला रहे हैं, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन। फाइनल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एट ए, फाइनली तो चार्ज यहां से उठा के यहां ला रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल यानी कि इन्फिनिटी पे जो था इनिशियल पोटेंशियल, यही ना वर्क डन होना चाहिए था हमारे लिए। ये चीज तो हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो हम लोग इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आंसर इसका सिंपल है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हम लोग मान लेते हैं कि वो जीरो है। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट, इन्फिनिटी पॉइंट पे, कोई एक इन्फिनाइट पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली ये जो टर्म होता है, ऑटोमेटिकली ये टर्म हट जाता है और हम लोग को किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ रहे होंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए क्यों हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी और पॉइंट ए के बीच का क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कर चुके हैं अपना बहुत सारा पार्ट इस चैप्टर का, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है।
तो ओम्स लॉ बेसिकली हम लोग को बताता है पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशन, ठीक है ना, कि पोटेंशियल, हाँ हम जान रहे भाई, ऐसा बोल रहा है, अरे उसके लिए हम बोलेगा, बोल के करंट flowing in the circuit is directly proportional to potential difference applied across the conductor. इसका मतलब क्या है कि अगर एक करंट है, एक वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके ये दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट का फ्लो बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं तो फ्लो करंट का घटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के और V इज इक्वल टू हो जाता है IR, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है, ठीक है। अब बोलोगे कि ये R कहाँ से आ रहा है, R होता क्या है, तो ये सब कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पे वो कांस्टेंट R है और R को हम लोग क्या बोलते हैं, R को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। R क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये R रेसिस्टेंस है, इसका SI यूनिट हो जाता है ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है। और इसका सिंबल इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है और वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flowing charge, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में दौड़ रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में दौड़ रहा होता है तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहा होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे कंबाइंड इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे रहते हैं जो कि फ्री नहीं रहते हैं मूव करने के लिए। तो वो सारी चीज इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को रोकते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। उनसे बहुत सारे चीज स्टेबल चीज रहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन टकराता है, उसका फ्लो ऑफ स्पीड रहता है वो धीरे होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर टकराता है। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन या रेसिस्टेंस ऑफर, रेसिस्टेंस मतलब क्या, रुकावट जो ऑफर होता है उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोल रहे होते हैं,
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच resistance डिपेंड्स। ठीक है, किन किन चीज़ों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग के पास एक कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, लॉजिकली थिंक करेंगे। आप एक लंबे रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, लंबा रोड है, ड्राइव कर रहे हैं, तो अब जितना रोड लंबा होगा उतना चांसेस बढ़ेगा कि आप किसी गाड़ी से टकरा जाएं या फिर आप किसी गाड़ी को स्ट्राइक करें। ठीक है, या तो यहाँ नहीं करिएगा तो यहाँ करिएगा, यहाँ नहीं करिएगा तो यहाँ करिएगा, यहाँ नहीं तो यहाँ पे करिएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन जा करके किसी एक दूसरे स्टेबल ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करें। उसका पॉसिबिलिटी एक लंबे जर्नी पे या लंबे ट्रैक पे बढ़ जाता है। वही अगर हम छोटा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्राइकिंग रहेगी, हो सकता है कि यहाँ ना करे, आगे जाके करे तो स्ट्राइकिंग कम होगी, इसीलिए रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर का, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस खो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, अब ये बहुत लॉजिकल आप लोग को लगेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वो कैसे डिपेंड कर रहा है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। अब ये वायर यहाँ पर जो सामने वाला फेस है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा और पीछे वायर एक्सटेंड हो रहा होगा। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया हम लोग का बनता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए कि ये रोड हम लोग का जा रहा है, ये हमारा रोड है। अब ये रोड का अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे सामने में तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। रोड यहाँ से इस तरह से पीछे जा रहा है। ठीक है, तो अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब ये जितना बड़ा होगा, मान लीजिए कि ये रोड अगर इतना बड़ा है और ये जो पतला रोड है, ये पतला रोड है, ठीक है, और ये मोटा रोड है, चौड़ा रोड है, तो किसमें एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी या फिर स्ट्राइकिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं तो इनके पास स्पेस ज़्यादा है, जिसके कारण से टकराने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। स्पेस ज़्यादा, अब चौड़ा रोड रहेगा, गाड़ी बहुत सारे रहेंगे, फिर भी आपके पास स्पेस रहेगा ना निकलने का। वही रोड पतला है, उसमें गाड़ी रहेगा तो आपके पास स्ट्राइकिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। जिसके कारण से अगर हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगा तो एक्सीडेंट का चांस कम होगा, एक्सीडेंट का चांस कम होगा तो रेजिस्टेंस हम लोग का कम होगा। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा रहेगा या पतला होगा तो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा, जिसके कारण से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों चीज को एक साथ करके लिख लेते हैं, एक साथ करके लिख लेते हैं।
क्या बोले कि हम लोग का रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया का। ठीक है, अब रेसिस्टेंस को अगर हम लोग ये इक्वल टू का साइन हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। तो अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है? अगर हम लोग एक यूनिट यानी कि 1 मीटर अगर वायर ले लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर अगर हम इस वायर का एरिया रखें, मान लीजिए हम एक वायर ले लिए, इसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इस वायर के द्वारा जो भी रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही हम लोग का रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है? रेसिस्टिविटी हम लोग का नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग मेटल ले लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मेटल में करंट आराम से फ्लो कर रहा है। अब कोई भी चीज आराम से अगर फ्लो कर रहा है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर आप गाड़ी आराम से चला पा रहे हैं, गाड़ी अगर आप आराम से चला पा रहे हैं यानी कि आपके आसपास में उतना ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। अब ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है जिसके कारण से आप गाड़ी बिना ठुके और स्पीड में चला पा रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा जो कि मेटल्स में होता है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग लोहा का सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली किसी भी स्विच को ऑफ करने में, या फिर अगर किसी को भी झटका लग रहा रहता है या करंट लग रहा रहता है तो हम लोग लकड़ी का सामान प्रिफर करते हैं। यानी कि सीधा शब्द में बोला जाए तो कंडक्टर्स जिसमें करंट फ्लो करता है उसमें हम लोग का रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है क्योंकि उसमें करंट इजीली फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग का इंसुलेटर्स रहता है जिसमें करंट आराम से नहीं फ्लो कर पाता है, वुड्स, उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण से ना करंट फ्लो करना तो चाहता है लेकिन इतना रेसिस्टेंस ही रहता है कि करंट फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब रेसिस्टेंस किस में कम हो रहा है और किस में ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो फैक्टर है रेसिस्टिविटी, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, मेटल नहीं, सब्सटेंस या मटेरियल। ठीक है, अगर कंडक्टर रहा तो रेसिस्टिविटी कम हो जाएगा जिसके कारण से रेसिस्टेंस कम हो जाएगा मतलब कंडक्टर में। और इंसुलेटर में क्या होता है कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो घट जाता है जिसके कारण से रेसिस्टेंस भी घट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार ये रेसिस्टेंस होता क्या है और वो सर्किट में किस तरह से ड्रॉ होता है। सीरीज रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है और हम लोग वो दोनों में अंतर क्या होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग 2-3 रेसिस्टर को एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो वो हम लोग का सीरीज में हो जाता है। ठीक है, अगर ये एक रेसिस्टर हुआ, फिर आगे चल के दूसरा रेसिस्टर, फिर आगे चल कर तीसरा रेसिस्टर, सबको एक साथ जोड़ देते हैं और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हो गया हमारा सीरीज। ठीक है, ये हो गया की। तो ये हम लोग का सीरीज में कनेक्शन हो गया। ये R1 रेसिस्टर, ये R2 रेसिस्टर और ये R3 रेसिस्टर। अब इस सीरीज में बहुत सारी बातें जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि इसमें अगर करंट I यहाँ से पास होता है तो पहला रेसिस्टर जो होता है उसमें भी करंट I रहता है,
दूसरा रेसिस्टर में जो करंट जाता है वो भी आई रहता है, और तीसरा रेसिस्टर जिसमें जो करंट जाता है वो भी आई जाता है। मतलब तीनों रेसिस्टर में जो करंट जा रहा होता है वो सेम रहता है। तो पॉइंट बना के लिखते जाते हैं, करंट इन ईच रेसिस्टर इज सेम। अब एक बात बताइएगा कि ये रेसिस्टर R1 है, करंट I है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा देर पहले पोटेंशियल के लिए एक ओम्स लॉ में एक्सप्रेशन पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट तो I है लेकिन रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है। यहाँ रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ रेसिस्टेंस R2 है, यहाँ रेसिस्टेंस R3 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये रेसिस्टर 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर 2 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर 3, ये तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V1, ये V2 और ये V3, ये तीनों अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो और ये तीनों जब पोटेंशियल का सम होगा, V1 इज इक्वल प्लस V2 इज इक्वल प्लस V3 इज इक्वल टू V के बराबर हो जाता है, जो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल होता है। सेल हम लोग का क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे सेल अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा तभी तो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर में सर्किट में फ्लो करता है वो तभी फ्लो करेगा जब इनको एक एक्सटर्नल कॉज मिलेगा। एक्सटर्नल कॉज क्या रहता है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे माना जाता है कि हायर पोटेंशियल पे से लेकर के लोअर पोटेंशियल तक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड करता है जिसके कारण से करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, V1 हो जाता है IR1 और V2 हो जाता है IR2 और V3 हो जाता है IR3, जो V के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे करंट I निकल रहा है, और ये तीनों का जब हम लोग सम कर देंगे तीनों रेसिस्टेंस का, यानी तीनों को अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देते, इस सर्किट को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये तीनों के बदले हम लोग एक रेसिस्टर लगा देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, इसको हम लोग R इक्विवेलेंट बोल दिए। बेसिकली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो तीन रेसिस्टेंस हम लोग को यहाँ दिख रहा है, ये तीनों को हटा करके इन तीनों के बराबर का एक रेसिस्टेंस, मतलब तीनों के बराबर का एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण से जो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो आ रहा है वो तो V आ रहा है। यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, यहाँ पर मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V ही होने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो जा रहा है V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट तो सेम फ्लो होगा क्योंकि ये तीनों रेसिस्टेंस में से हम किसी रेसिस्टेंस को चेंज नहीं किए हैं, इन तीनों के बराबर का एक रेसिस्टेंस को यहाँ लगाए हैं, तो करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, IR1 IR2 IR3 IRE इक्विवेलेंट, ठीक है। अब तीनों में हम लोग यहाँ देख सकते हैं करंट सब जगह कॉमन है, तो हम लोग करंट सब जगह से कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब तीन रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा, या तीन रेसिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसके जगह पर तीनों का जब हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, यानी एक ऐसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस इन तीनों रेसिस्टेंस के बराबर का हो,
तो वो इस तरह से निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है, या फिर जो हम लोग पढ़ने की बात है वो है कि अगर एक सर्किट है जिसमें हम लोग 3 रेसिस्टर को लेकर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का R1, ये हो गया R2, R3 पोटेंशियल V, और ये हमारा की हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पोटेंशियल V सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल अगर VA है, यहाँ भी पोटेंशियल VA होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल इस साइड का हम लोग मान लेते हैं। जब भी हम लोग को किसी सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसको इजी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल V हो गया और लोअर पोटेंशियल 0 हो गया। अब अगर सर्किट एक वायर से कनेक्टेड होता है तो अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी पोटेंशियल V 0 हो जाता है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0 हो जाता है, यहाँ V है तो यहाँ भी V, यहाँ भी V हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी V ही होगा। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, V V V। तो अब यहाँ पर और यहाँ का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस R1 के भी, R2 के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और R3 के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V ही होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हो जाता है, क्या होगा दूसरा पॉइंट, अब करंट यहाँ से आ रहा है, करंट I मान लो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे भी करंट I जाएगा, अब यहाँ पर भी करंट I ही जा रहा है। अब इस करंट के पास 3 ऑप्शन, या तो R1 में जाए, या R2 में जाए, या R3 में जाए, 3 ऑप्शन है। अब ये तीनों बराबर तो बट नहीं सकता क्योंकि रेसिस्टेंस तीनों में सेम है नहीं। ठीक है, तो अब किस तरह से ये बटेगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस क्या है, V है। ठीक है, तो इसके थ्रू करंट I1 जाएगा, इसके थ्रू करंट I2 जाएगा, इसके थ्रू करंट I3 जाएगा। ठीक है, R1 में करंट I1 जा रहा है, R2 में करंट I2 जा रहा है, और R3 में I3 जा रहा है। सबके लिए हम लोग एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं। V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2, और V इज इक्वल टू I3 R3। ठीक है, V बाई R1 इज इक्वल टू I1, V बाई R2 इज इक्वल टू I2, और V इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू I3। ठीक है, I1 को हम लोग लिख सकते हैं V बाई R1, I2 को V बाई R2, I3 को V बाई R3। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों करंट का सम करेंगे, मतलब ये जो करंट I था वही 3 हिस्सा में बटा है, 3 हिस्सा में बटा है, तो अब तीनों को अगर हम लोग सम करेंगे या एड अप करेंगे तो वो तो I के बराबर होगा,
ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये सब का वैल्यू यहाँ के हिसाब से रिप्लेस कर देंगे। पिछला बार क्या किए थे हम लोग कि इस पूरे चीज को हम लोग एक सर्किट के तौर पर ले लिए थे, ठीक है, कि एक सेल है और ये तीनों को हम लोग एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए थे। 3 रेसिस्टेंस को एक से रिप्लेस कर दिए जिसका वैल्यू हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल V दिए थे तो यहाँ पे हो गया था V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I। बढ़िया है। अब हम लोग I को यहाँ पर लिख देंगे और I1 I2 I3 का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, ठीक है। ये अब यहाँ पे V1 V2 V3 तो होगा नहीं क्योंकि V1 और V2 और V3 तीनों बराबर है, तो अब तीनों में V सेम हो गया। अब तीनों में V को हम लोग कैंसिल कर सकते, कॉमन ले सकते हैं और इस साइड के V से कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहने का मेरा है कि V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V को कॉमन निकालिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब हम लोग इसको एक जगह पे दोनों का लिख लेते हैं। ये हमारे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फंक्शन मिल गया, फॉर्मूला फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस तीनों रेजिस्टेंस को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल और सीरीज दोनों का फॉर्मूला हम एक जगह पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लिखेंगे सीरीज के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे कर करके Rn तक चल जाइए, जितना भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दीजिए। ये हो गया सीरीज के लिए, सीरीज का कनेक्शन हो गया। और ये हमारा पैरेलल के लिए हम लोग देखेंगे 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सॉरी 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेलल के लिए, ये हो गया हमारा सीरीज के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब भी पंखा चलता है या फिर पंखा के लिए कोई रिपेयरिंग करने आते हैं आपके घर में, तो आप बोलेंगे पंखा बंद है ना, बोलते हैं हाँ बंद है। जब भी छुइएगा आप कोई भी उसका मतलब किसी भी पार्ट को या फिर जो मेन रोटेटिंग पार्ट होता है उसको छुइएगा, हीट महसूस होगा। आप कभी जलते बल्ब को ऑफ कीजिएगा और चेंज करने के लिए जब आप देखिएगा तो उसका जो लोअर पार्ट होता है वो भी हीटेड रहता है। तो वो सब क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि टोटल का टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पावर जो सप्लाई कर रहे रहते हैं, जो पावर हम लोग का आता है बाहर से या फिर किसी भी ट्रांसफार्मर से आता है, वो पूरा का पूरा यूज इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर हम लोग जो भी यूजफुल काम, जैसे कि अगर हम लोग बल्ब जला रहे हैं तो लाइट तो दे रहा है, साथ में वो कुछ हीट भी बाहर दे रहा है उस पावर से, ठीक है ना। तो कुछ पावर हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है, ओके।
तो अगर हम लोग देखेंगे कि पावर मान लीजिए हम लोग का जो आ रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइस में, वो अगर पावर होता है वी हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट डिवाइस, और आई हो जाता है करंट सप्लाइड टू द डिवाइस। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं Q/T। ठीक है, चार्ज सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो ये पर्टिकुलर चीज हो जाता है पावर के लिए जो उस डिवाइस में सप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग पावर का जनरल एक्सप्रेशन जो जानते हैं, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन। ठीक है, वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है और एनर्जी नियरली सेम होता है। तो हीट जो हम लोग का डिसिपिएट हो रहा है, हीट जो हम लोग का इवॉल्व हो रहा है यानी कि बाहर रिलीज किया जा रहा है, वो हो जाता है पावर इनटू टाइम के बराबर। अब पावर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि VI होता है, तो हीट हो जाता है हम लोग का VIT। पावर का जो फॉर्मूला हो जाता है, हीट जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका जो फॉर्मूला हो जाता है, या फिर हम लोग उसका जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है VIT। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा कि पावर जो हम लोग का डिसिपिएट हो रहा है H = VIT। अब ये और किस किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखेंगे कि V को, इसको अगर हम लोग देखेंगे जो पावर हीट जो डिसिपिएट हो रहा है वो हो जाता है VIT। अब V को हम लोग लिख सकते हैं IR, V = IR हम लोग जानते हैं, इंटू IT। अब ये I और ये I हो जाता है I² RT। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग हीट डिसिपिएटेड, तो ये भी हो गया, हीट डिसिपिएटेड ये भी हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये I है इसको हम लोग लिख सकते हैं हीट = V, I को लिख सकते हैं हम लोग V/R। अगर हम लोग देखेंगे कि V = IR होता है, ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इस R को इस साइड लेके आते हैं और V/R = I कर देते हैं, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V² R × T, ये भी हीट डिसिपिएटेड का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2, ये फॉर्मूला 3। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है हीट डिसिपिएटेड के लिए। अब पावर के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो पावर जो कंज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू, उसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, और वो हो जाता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर किसी भी चीज के लिए हम लोग देख चुके हैं, वो हो जाता है VI के बराबर। किसी भी एक डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और कितना करंट सप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अब इसको हम लोग करंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो V को लिख सकते हैं IR, तो यहाँ हो जाता है I² और R। ठीक है, V को हम लोग क्या लिख दिए, IR लिख दिए, और IR V = क्या कर दिए, IR होता है, तो यहाँ पर IR को उठा के ले आए, तो यहाँ हो गया I² R। तो यहाँ पे पावर जो यूज कर रहा है एक डिवाइस, वो इसके बराबर हो जाता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इस I को इस तरह से लिख देते हैं V/R = I होता है, और इस I को हम लोग उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो हो जाता है P = V²/R। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि SI यूनिट जो होता है पावर का SI यूनिट जो होता है वो होता है वॉट। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट जो उठता है, जो एनर्जी कंज्यूम होता है किसी भी एक डिवाइस के द्वारा, जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, अगर हम लोग का पता चलता है वो किलोवाट आवर है, होता है ना कि एक यूनिट कंज्यूम हो रहा है, तो पावर इनटू टाइम हम लोग डिस्कस किए कि पावर इनटू टाइम जो होता है वो होता है हीट, ठीक है। ये एनर्जी जो डिवाइस कंज्यूम कर रहा है, पावर इनटू टाइम। तो 1 किलोवाट आवर अगर ये पावर कंज्यूम कर रहा है तो फिर हम लोग इसमें ऐसा यूनिट में वो कितना होगा, यानी जूल के फॉर्म में 1 किलोवाट कितना होता है, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट को लिख सकते हैं हम लोग 1000 वाट और 1 आवर को 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट को हम लोग ऐसा यूनिट वाट में कर लिए और आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिए, तो वो हो गया 36 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया वाट सेकेंड। अब वाट सेकेंड हो जाएगा हम लोग का जूल, ये हो जाता हम लोग का जूल, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर का फॉर्मूला हम लोग थोड़ा देर पहले देखे कि VI होता है, तो VIT हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, V² I² RT हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, ठीक है। V² बाय RT हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस। ये सब हो गया एनर्जी का फॉर्मूलाज, और पावर के लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के शुरू से अंत तक के सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जाने से पहले उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।